नमस्कार बच्चों। हाउ आर यू? कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छे से पढ़ाई करते रहो हैं। ये अपने महाराष्ट्र में कोरोना दिन प्रतिदिन पैनिक सिचुएशंस लेता जा रहा है। केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमें ये वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से काफ़ी दिनों तक पढ़ना पड़ सकता है। मे भी पूरा जून और मे भी पूरा जुलाई। ठीक है ना? तो अगर इतना सब कुछ हमें वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से पढ़ना पड़ेगा तो फिर आपको काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक भी दिन के वीडियो लेक्चर्स मिस करते हैं तो काफ़ी सारा पीछे चले जाएंगे आप। वापस जब सेशन स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग इन टॉपिक्स का जो भी अभी वीडियोस में टॉपिक ले रहे हैं, चाहे वो ग्रुप के माध्यम से हो या फिर बंसोड़ ऐप के माध्यम से हो, इन टॉपिक को पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद में रिवीजन पे लाया जाएगा। जब पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा तब जाकर ये टॉपिक रिवाइज होंगे। आप इनके डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनका रिवीजन तभी होगा जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तब तक आप इस उम्मीद में नहीं बैठे रह सकते कि जब क्लास चालू होगा तो मास्टर ये सब फिर से पढ़ाएंगे। बिल्कुल भी पढ़ाने वाले नहीं हम लोग। सिर्फ रिवीजन किया जाएगा इसका, सिर्फ रिवीजन एंड डाउट सेशन। ठीक है ना? तो रोज़ का रोज़ वीडियो लेक्चर्स देखते जाओ, रोज़ का रोज़ अपने डाउट्स बनाते जाओ, डाउट्स पूछते भी जाओ। बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते भी हैं। हम जैसे हमको समय मिलता हम डाउट्स क्लियर भी करते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो पढ़ाई ज़रूर जारी रखो। थोड़ी थोड़ी देर के वीडियो लेक्चर्स होते, इतने सारे तो वीडियोस देखते हो यार यूट्यूब पे। कुछ काम के वीडियोस देख लो, अच्छा रहेगा। और अब बड़ा ही मज़ेदार पढ़ाई है। देखो मैं घर पे बैठे पढ़ा रहा हूँ, लगता ही नहीं कि पढ़ा रहे, क्योंकि ना तो तैयार होना है, ना अच्छे कपड़े पहनने, ना कहीं जाना है। घर में बैठे रहो, बैठे बैठे क्या है, वीडियो रिकॉर्ड कर दो, भेज दो। आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कहीं जाना नहीं है, घर में पड़े पड़े वीडियोस सिर्फ देखना है और लिखना है उनको, है ना? तो पढ़ाई जारी रखो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डाउट्स निकालो, डाउट्स को पूछो। ओके? और दूसरी बात, अभी तक हमारे ऐप में 3 टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सॉल्यूशन, सेकंड वन इज़ अ केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्ड वन इज़ अ देशपांडे सर जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से नाम बोलता हूँ, फर्स्ट वन इज़ अ सॉल्यूशन, सेकंड काइनेटिक, थर्ड वन इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा टॉपिक ग्रुप में चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज़ अ स्टेट्स ऑफ मैटर। और व्हाट्सएप ग्रुप में ही पांचवा टॉपिक चल रहा है अल्काइन। मतलब टोटल 5 टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स पर एग्ज़ाम भी होने हैं। जैसे जैसे दो जो जो टॉपिक्स ख़त्म होता जाएगा एग्ज़ाम होगा आपका। सबसे पहला एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। फर्स्ट एग्ज़ाम विल बी ऑन सॉल्यूशन, सेकंड एग्ज़ाम विल बी ऑन काइनेटिक्स, थर्ड एग्ज़ाम विल बी ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि शायद उम्मीद करता कि वो भी ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर एक एग्ज़ाम तीनों को मर्ज करके होगा, जिसमें सॉल्यूशन भी होगा, काइनेटिक भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी होगा। तीनों टॉपिक मर्ज करके एक एग्ज़ाम होगा। मतलब टोटल 4 एग्ज़ाम हो गए, 3 इंडिविजुअल टॉपिक, एक कंबाइंड टॉपिक। हो समझ में आया इतना? ठीक है। उन तीनों एग्ज़ाम के बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इस पर एग्ज़ाम होगा, और वैसे ही जब अल्काइन खत्म होगा तो अल्काइन पे एग्ज़ाम होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वीडियोज़ पर फोकस करो, जहाँ पर जो बात ना समझ में आए उनको पूछो। कमेंट्स में पूछने में आपको शर्म आती, नीचे लिखने में कि हम कैसे लिखें सर, ये बात समझ में नहीं आई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखो वहाँ पर कि सर ये बात समझ में नहीं आई। एंड वहाँ नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट कांटेक्ट करो और चीज़ों को क्लियर करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन जब तक चीज़ें बंद रहेंगी तब तक हम पढ़ाई बंद नहीं कर सकते ना अपनी। और हम पढ़ाना भी नहीं बंद कर सकते, हमारी भी नौकरी का सवाल है ना? तो ना हम पढ़ाना बंद करेंगे, ना आप पढ़ना बंद करेंगे। ठीक है? और शक्ल मेरी दिखेगी नहीं, सिर्फ पेपर दिखेगा आपको, ब्लैक एंड वाइट पेपर, क्योंकि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई। घर में पड़े रहो दिन भर। चलो देखो,
लास्ट लेक्चर पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए गए थे। उम्मीद करता सभी लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो। पीवी कर्व है, कुछ आइसोथर्म्स बने हुए हैं, इनमें टेम्परेचर कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? टेम्परेचर। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्स एक्सिस में जो भी है उसे कांस्टेंट मान लो, एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करो, हर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड करो, T1 के करस्पॉन्डिंग P1, T2 के करस्पॉन्डिंग P2, T3 P3, T4 के करस्पॉन्डिंग P4। अब गौर करो, P1 P2 P3 P4 प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब सब जानते हो आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द टेम्परेचर विल इंक्रीजेस। टेम्परेचर विल इंक्रीजेस फ्रॉम T1 to T4। टेम्परेचर विल इंक्रीजेस फ्रॉम T1 to T4। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पीवी वर्सेस पी कर्व है। पीवी वर्सेस पी कर्व मतलब पी इंटू वी ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। ये देखो, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। फिर से वही रूल अप्लाई करो, एक्स एक्सिस में जो भी है उसको कांस्टेंट ले लो, करस्पॉन्डिंग एक लाइन मारो, मार दी लाइन, ठीक है। ओके, अब पी तो कांस्टेंट है, तो पीवी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ वॉल्यूम V2 होगा और यहाँ वॉल्यूम V1 होगा। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पीवी मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, यहाँ पीवी मिनिमम मतलब वॉल्यूम सबसे कम। तो आप क्या नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। अब देखो फिर से एक लॉ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तभी तो पीवी इंक्रीज कर रहा है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3, टेम्परेचर विल इंक्रीजेस। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखो, V वर्सेस T कर्व है। V वर्सेस T कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर, इन्हों हम आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। रूल, एक्स एक्सिस में जो भी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर दो, करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचो, हर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग इधर जो भी है फाइंड कर लो, V1, इसके करस्पॉन्डिंग V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। क्या नज़र आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो सीधा दिख रहा है यार, इस एक्सिस में क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम V1 से V4 बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। तो वही बात हो गई कि जैसे जैसे वॉल्यूम V1 से V2, ये सिंबल गलत हुआ, सिंबल गलत हुआ बेटा। ये वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा प्रेशर वैसे वैसे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? P1, देन P2, देन P3, देन P4। प्रेशर वैसे वैसे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीजेस। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? सेकेंड पार्ट। ओके, तो ये सारे ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस थे जो अक्सर पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होगा इस चैप्टर का, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। द नेक्स्ट टॉपिक इज, गौर करो, देखते हैं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डॉल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? डॉल्टन्स लॉ। ये जो डॉल्टन्स लॉ है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, दिस लॉ इज applicable for mixture of नॉन रिएक्टिंग गैसेस। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। वापस, फॉर विच टाइप ऑफ मिक्सचर डॉल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल? तो आप कहेंगे कि फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस द डॉल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल। जैसे मैंने कहा कि H2 और N2 का मिक्सचर है एट रूम टेम्परेचर, H2 और N2 का मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर। आप कहेंगे बिल्कुल सर, H2 और N2 के बीच में रूम टेम्परेचर में तो रिएक्शन होती नहीं, तो डॉल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है।
आप कहेंगे सर होती तो है, अमोनिया बनता है। मैं कहूँगा वो हाइबर प्रोसेस, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, हाई हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। समझा कि नहीं समझा? समझ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है H2+O2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। डॉल्टन्स लॉ इज अप्लीकेबल, डॉल्टन्स लॉ इज अप्लीकेबल। समझ में आ रहा? पहला वाला कट्टम था कि रिएक्शन नहीं करती, इसका मतलब है डॉल्टन्स लॉ इज अप्लीकेबल। लेकिन अगर ऐसा लिखा है NH3 और HCl का मिक्सचर, किसका? NH3 और HCl का मिक्सचर, तो NH3 बेटा बेस है, बेसिक है, और HCl एसिड है। तो एसिड और बेस तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और अगर ये आपस में रिएक्ट कर गए तो डॉल्टन्स लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल दोनों रिएक्ट करके NH4Cl बना लेंगे। तो डॉल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब डॉल्टन्स लॉ कहता क्या है? तो डॉल्टन्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर, इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज द सम ऑफ partial pressure of all gases। मतलब किसी भी मिक्सचर में जितनी भी गैसेस हैं, वापस बोलता हूँ ध्यान से सुनो, किसी भी मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम कर दो तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर आ जाएगा। मिक्सचर का टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। क्या बोला? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक। अगर इतनी बात समझ गए तो चलो देखो, एक कंटेनर है, जैसे मैंने बोला कंटेनर है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, क्लोज्ड कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयर आर थ्री गैसेस A, B, C, they are non-reactive, they are non-reactive। तो थ्री गैसेस A, B, C एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया? ठीक। गैस A के मोल्स हैं Na, B के मोल्स Nb, C के मोल्स Nc। गैस A द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ B, C द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ C। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मैं कहूँगा कि इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, मतलब PA प्लस PB प्लस PC। अगर दो गैसेस होती तो दो गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर, तीन गैसेस हैं तो तीन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर, अगर 10 गैसेस हैं तो 10 गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। बात समझा कि नहीं समझा? तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। अगर इतनी बात समझ गए तो अगली बात को देखो जरा गौर से, क्लियर? समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन बताओ मुझे क्या होती है, तो आप कहेंगे सर PV इज इक्वल टू nRT। मैं कहूँगा वेरी गुड। यहाँ से जरा प्रेशर का फार्मूला बताओ, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। समझा कि नहीं समझा? ओके। अब अगर इस प्रेशर को मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A लेता हूँ, प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंसीडर किया, तो N हो जाएगा मोल्स ऑफ A RT डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर वॉल्यूम ऑफ A होगा, जितना A का वॉल्यूम उतना ही B का वॉल्यूम उतना ही C का वॉल्यूम। ये तीनों गैसेस मिसिबल हैं, A भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, B भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, C भी पूरे वॉल्यूम को क्या करेगा? ऑक्यूपाई। ये तीनों गैसेस ऐसा नहीं बोलेंगी कि बहन एक काम करते, एक तिहाई मैं ले लूँ, मैं वॉल्यूम ले लूँ, दूसरा तिहाई तुम ले लो और एक तिहाई तुम ले लो, तिहाई 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 बांट लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम वही A का वॉल्यूम,
जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम वही बी का वॉल्यूम, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम वही सी का वॉल्यूम, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सारे के सारे वॉल्यूम में फैल जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। हर गैस का वॉल्यूम बराबर है। सेम वे पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी आर टी डिवाइड बाई वी। न्यूमेरिकल्स बनते हैं ऐसे बेटा, ठीक है ना, याद रखना। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है, तो मोल्स ऑफ सी आर टी डिवाइड बाई वी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा, ठीक। तीनों का सम कर दो। तीनों का क्या करो? सम करो। जब आप तीनों का सम करेंगे तो जानते हो ना क्या होता है? पी टी इज इक्वल टू क्या होता है? तीन गैसेस है ना, तो पी टी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये लॉ अप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आगे सॉल्व करो। पी टी इज इक्वल टू फला प्लस फला प्लस फला। एक काम करो, आर टी बाई वी कॉमन ले लो। आर टी बाई वी कॉमन लेंगे तो अंदर आपको क्या मिलेगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी डिवाइड बाई वी। पी टी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। इसका मतलब है टोटल मोल्स इंटू आर टी डिवाइड बाई वी। बिल्कुल सही बात लिखा। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स इंटू आर टी बाई वी। ए का प्रेशर विल बी इक्वल टू ए का मोल्स। अब देखो इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। ए का प्रेशर निकालना है ना, तो यहाँ ए के मोल्स। बी का प्रेशर चाहिए, बी का मोल्स। सी का प्रेशर चाहिए, सी का मोल्स। टोटल प्रेशर चाहिए, टोटल मोल्स। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। अब अगर इतनी बात अब समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कैलकुलेट करें पी ए डिवाइड बाई पी टी। क्या कैलकुलेट करें? पी ए डिवाइड बाई पी टी को कैलकुलेट करें। जब आप पी ए डिवाइड बाई पी टी करेंगे, पी ए डिवाइड बाई पी टी करेंगे तो आर टी बाई वी कैंसिल। दैट मीन्स हमको मिलने वाला एन ए डिवाइड बाई एन टी। गौर से सुनना, एन ए डिवाइड बाई एन टी। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ ए। एन टी क्या है? टोटल मोल्स। ए के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ए के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो यहाँ से अगर मैं पी ए निकालूँ तो पी ए विल बी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। सेम वे पर अगर पी बी निकाला जाए तो पी बी इज इक्वल टू आएगा एक्स बी इंटू पी टी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके। अगर पी सी निकाला जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टी। तो देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं। एक आइडियल गैस इक्वेशन से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए तो मोल्स ऑफ ए प्लेस करो। और दूसरा पार्शियल प्रेशर निकालने का ये दूसरा फार्मूला आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब है कि हमें कुछ और भी फार्मूलास मिल रहे हैं, कुछ और भी फार्मूलास मिल रहे हैं। जरा गौर करो उनको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उन फार्मूलास को, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, आ जाते हैं इधर। वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो मैं आपसे कहूँगा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टी क्या है? टोटल प्रेशर। एक दूसरा फार्मूला आया, याद है ना तुमको? टॉपिक पढ़ाया था मैंने सोल्यूशन। सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंपेयर किया था। राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, यही तो फार्मूला लिखाया था। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। वापस, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये डेराइव्ड किया गया यहाँ पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। फिर से बोल देता हूँ मैं, जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए, अब एग्जांपल दिखा रहा मैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। समझा कि नहीं समझा? समझा। ये पहला फार्मूला है आपका। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। इसी को और एक्सप्लेन करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू टोटल प्रेशर पी टी। ऐसा आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, समझ में आ रही बात? आ रही, ओके। अगली बात, अगली बात ध्यान से समझते जाओ। वही चीज़ें हैं, बस डेराइव्ड हो रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों इक्वेशन का सम कर दो,
इन तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम कर दो, तीनों का सम कर दो। समझ में आ रहा है? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आप कहेंगे सर कि आया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, पी टी कॉमन ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तीन कंपोनेंट और तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा? 1। दो कंपोनेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 विल बी इक्वल टू पी टी। हाँ, यही तो डाल्टन लॉ है, यही तो डाल्टन लॉ, हम जानते हैं इसको कि पी टी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। समझे कि नहीं समझे? समझे। पी टी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना। अगर मैं इन तीनों के मोल पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालूं, मतलब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं पी ए इस टू पी बी इस टू पी सी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पी ए इस टू पी बी इस टू पी सी होगा एक्स ए इस टू एक्स बी इस टू एक्स सी। हाँ या ना? हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। एक्स ए इस टू एक्स बी इस टू एक्स सी, समझ में आ रहा है? उसके मोस्ट डिवाइड बाय टोटल मोस्ट, उसके मोस्ट डिवाइड बाय टोटल मोस्ट, उसके मोस्ट डिवाइड बाय टोटल मोस्ट, टोटल मोस्ट टोटल मोस्ट टोटल मोस्ट कैंसिल आउट हो गए। मतलब पी ए इस टू पी बी इस टू पी सी इज इक्वल टू एन ए इस टू एन बी इस टू एन सी। मतलब जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो आएगा, पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द मोल रेशियो। पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या आएगा? मोल का रेशियो होगा। पार्शियल प्रेशर का वही रेशियो होगा जो मोल का रेशियो होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ, बाद में कहूँगा, न्यूमेरिकल सेक्शन लेना चाह रहा था यहीं पर लेकिन जगह नहीं। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। तो फिर से समझ लूँ। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। दूसरी बात, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का जो भी रेशियो आएगा वो मोल्स का रेशियो होगा। पार्शियल प्रेशर का जो भी रेशियो होगा वो मोल्स का रेशियो होगा। अगर मोल्स का रेशियो 2:1 है, मोल्स का रेशियो 2:1 है, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी कितना आएगा? 2:1। तो ये लॉ कौन सा लॉ है बेटा? डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर है। छाप लो सब लोग इसको, वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जो भी आप चाहो वो कर सकते हैं यहाँ तक। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी आपने लॉ पढ़ा है, इस लॉ का एप्लीकेशन देखो। इस लॉ के दो छोटे छोटे से एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है? छोटे छोटे से। तो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें देखो। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन, और जरा गौर से समझेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि अगर पहले वाले को समझ लिया तो फिर जितने आने आप सबको समझ सकते हैं। ज़्यादा मत समझो। हैं ठीक है, चलो देखो। एक स्टॉप कॉक है, उसने दो बलून्स को हेल्ड कर रखा है। कितने बलून्स को? दो बलून्स को। जरा देखो, टू बलून्स आर हेल्ड बाय अ स्टॉप कॉक। एक स्टॉप कॉक है जिसमें दो बलून्स को फिट कर दिया गया। कितने बलून्स को? दो बलून्स को। ठीक है, स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक का काम क्या है कि ये इधर की गैस को इधर नहीं आने देगा और इधर की गैस को इधर नहीं जाने देगा। और जब हम इसको यहाँ से पकड़ के खींच लेंगे तो दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी। मतलब इधर वाली इधर भी चली जाएगी, इधर वाली इधर भी चली जाएगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, इसमें गैस ए है, गैस ए का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। इसमें गैस बी है और गैस बी का प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। तो टू गैसेस are held together with the help of a stopcock, having volume V1 and V2 and pressure P1 and P2। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो एक कंडीशन तो हुई कि जब ये स्टॉप कॉक लगी हुई है। अब दूसरी कंडीशन, जब हम इस स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे। स्टॉप कॉक को क्या किया? ओपन कर दिया, पकड़ के खींच लिया। जब इसको ओपन कर देंगे तो इधर की गैस इधर मिक्स, इधर की गैस इधर मिक्स। बोला हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो गैस ए जो है वो पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी और उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। गैस बी भी जो है उसका वॉल्यूम पहले कितना था? V2 था।
जब इसको आप खोल देंगे तो पूरा वॉल्यूम V1 प्लस V2 को ऑक्यूपाई कर लेगी और उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? तो दो कंडीशन आएंगी दोनों गैसेस के लिए। गैस ए के लिए जब स्टॉप कॉक लगी हुई है, और दूसरी जब स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया गया। गैस बी के लिए भी दो कंडीशन आएंगी, बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। मतलब जब स्टॉप कॉक लगी हुई है वो कंडीशन, और दूसरी जब स्टॉप कॉक को हटा दिया गया। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो अगर मैंने आपसे कहा कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए आफ्टर मिक्सिंग, ये न्यूमेरिकल्स बनते, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते, उसी को मैं फार्मूलाइज करने जा रहा, ठीक है। अब जब अब मिक्स ये स्टॉप कॉक को हटा देंगे तो गैस ए बी में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो ए का पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ अ पी ए। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो मैं ये पहला केस कर रहा फॉर गैस ए। अब गैस ए की दो कंडीशन है। पहले प्रेशर P1 V1 था, बिफोर मिक्सिंग प्रेशर कितना था? P1 V1। गौर से समझो, बिफोर मिक्सिंग प्रेशर कितना? P1 V1। आफ्टर मिक्सिंग गैस ए का प्रेशर कितना? Pa। और गैस ए का वॉल्यूम कितना? तो गैस ए पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, मतलब V1 प्लस V2। ये गैस ए के लिए है। गैस ए की दो कंडीशन है, बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, आफ्टर मिक्सिंग प्रेशर Pa वॉल्यूम V1 प्लस V2। समझ में आ गया इतना? ठीक, ओके। सेम काम करेंगे फॉर गैस बी। अब गैस बी का पहले का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, और आफ्टर मिक्सिंग गैस बी का पार्शियल प्रेशर Pb हो गया है। तो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी आफ्टर मिक्सिंग, बताना नहीं किसी को, आफ्टर मिक्सिंग इज Pb। फिर से समझो, P2 और Pb में, ये P2 और Pb क्या है? P2 है गैस बी का प्रेशर बिफोर मिक्सिंग, और Pb है गैस बी का ही प्रेशर, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग इन द मिक्सचर। समझा कि नहीं समझा? ओके। तो गैस बी के लिए दो कंडीशन है, अप्लाई करो। पहले प्रेशर कितना था? P2 V2। बाद में प्रेशर कितना हो गया? Pb। वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। अगर आप समझ गए तो ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। गैस ए के लिए दो कंडीशन, बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। गैस बी के लिए दो कंडीशन, बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो देखो क्या मिलेगा? P1 V1 प्लस P2 V2। मैं लिखने जा रहा हैं यहाँ पर, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 कॉमन ले लो V1 प्लस V2। तो अंदर क्या बचेगा बेटा? P1 सॉरी PA प्लस PB, PA प्लस PB। ये V1 V2 इधर भेज दो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B will be equal to the total pressure। दो ही तो गैसेस है ना, ए और बी के पार्शियल प्रेशर का सम क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। याद करो फार्मूला, इंडिविजुअल प्रेशर, गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर की हेल्प से मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना। गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर की हेल्प से मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना। याद करो फार्मूला, Pt इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। फिर से बोलो, Pt इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो आप कहेंगे सर इसमें डॉल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ से आया? तो मैं कहूँगा बेटा यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा हुआ है। कौन सा लॉ है ये? बॉयल्स लॉ लगा हुआ है। और जो आपने PA प्लस PB को PT लिखा, PA प्लस PB इज इक्वल टू PT, ये कौन सा लॉ है? डॉल्टन्स लॉ है। कौन सा लॉ है? डॉल्टन्स लॉ। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो जरा एक क्वेश्चन देखो। दो बलून्स हैं and these two balloons are held with the help of a stopcock, having volume 5 लीटर, इसका मान लो 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 5 लीटर और इसका वॉल्यूम 10 लीटर। इस गैस का प्रेशर था 9 atm और इस गैस का प्रेशर है मान लो 6 atm। टू बलून्स
having volume 5 liter and 10 liter, containing ideal gases, having pressure 9 atm and 6 atm corresponding. क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर व्हेन स्टॉपकॉक इज ओपनड। जब स्टॉप कॉक को क्या कर दिया गया है? ओपन कर दिया गया है। तो टोटल प्रेशर बताओ। तो सिंपल सा फार्मूला, पी टी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। खत्म हो गया रे। P1 9 इंटू 5 प्लस P2 6 इंटू 10 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 मतलब 5 प्लस 10। दिस इज 9 5 45, 10 60 डिवाइड बाई 15। तो ये कुछ आ जाएगा बेटा 6 4 10, 105 डिवाइड बाई 15, 15 7 105, तो 7 ATM आ जाएगा। तो जो मिक्सर टोटल प्रेशर अप्लाई करेगा वो कितना आएगा? 7 ATM। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो ये पहला एप्लीकेशन था। अगर स्टॉप कॉक की हेल्प से दो बलून्स को हेल्ड किया जाए, दोनों बलून्स पर प्रेजेंट गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर हमें पता है, तो स्टॉप कॉक को ओपन करने के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा? तो पी टी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, पहला एप्लीकेशन। इसका आएगा दूसरा एप्लीकेशन। पेपर्स कहाँ गए? दूसरा एप्लीकेशन देखो। सेकंड एप्लीकेशन में एक नाम आता है बेटा, जिसे हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, मॉइस्ट गैस। पढ़ो इसको जरा, क्या लिखा हुआ है? मॉइस्ट गैस। इंपॉर्टेंट है नाम काफ़ी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैस मॉइस्चराइज्ड हो गई है। गैस क्या हो गई है? मॉइस्चराइज्ड हो गई है। ये मॉइस्ट गैस का कॉन्सेप्ट आखिर यहाँ पर क्यों इंक्लूड हुआ और ये क्यों डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन, ये भी समझते हैं जरा। होता क्या है कि लेबोरेटरी में जब भी हम कोई किसी भी गैस का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जब गैस प्रिपेयर होती है तो अक्सर हम लोग उसे वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। किसके ऊपर कलेक्ट करते हैं? वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के ऊपर किसी भी गैस को कलेक्ट करना आसान होता है। कलेक्ट करना क्या होता है? आसान होता है। तो मैं वही बात लिखने जा रहा कि इट इज इजी टू कलेक्ट अ गैस over the water. It is easy to collect a gas over the water surface. लिख दो, वाटर सरफेस। अब जब आप वाटर के सरफेस के ऊपर किसी भी गैस को कलेक्ट करेंगे ना, तो वो जो गैस है ना, वो गैस मॉइस्ट गैस होगी। कौन सी गैस कहलाएगी? मॉइस्ट गैस। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो जो गैस है ना, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वो क्या कहलाएगी? पहले तो वाटर के सरफेस के ऊपर कलेक्ट की गई कोई भी गैस, कौन सी गैस होती है? मॉइस्ट गैस। क्योंकि जो मॉइस्ट गैस होती है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई गैस, वो गैस जो तुमने बनाई वो, एंड वाटर वेपर्स। अब वाटर के भी तो वेपर्स होंगे ना, तो वाटर के वेपर्स और ड्राई गैस का मिक्सचर होता है मॉइस्ट गैस। तो वापस, मॉइस्ट गैस किसका मिक्सचर होता है? तो आप कहेंगे ड्राई गैस, और वाटर के वेपर्स का मिक्सचर है मॉइस्ट गैस। क्लियर हो गया? तो मैं डाल्टन्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। Moist gas is a mixture of dry gas and water vapors. That means कि pressure of moist gas will be equal to the pressure of a dry gas. Moist gas mixture है ना, तो total pressure of the mixture मतलब total pressure of the moist gas will be equal to the partial pressure of dry gas plus partial pressure या फिर pressure of water vapors. Pressure of water vapors. समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। वापस सुनो। Moist gas is a mixture of dry gas and water vapors. That's why the pressure of moist gas will be equal to the pressure of dry gas प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ये जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है ना,
दैट इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सोल्यूशन टॉपिक में मैंने पढ़ाया था सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, उसी को बोलते हैं प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वेस्टेंशन। ये नाम वहां पर लिखाया था मैंने, इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, एक्वेस्टेंशन। दैट मीन्स कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस will be equal to the pressure of dry gas plus एक्वेस्टेंशन। What is एक्वेस्टेंशन? याद रखना, एक्वेस्टेंशन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स या फिर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, जो बोलना चाहो वो बोलो। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना होगा, तो मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से, मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से वाटर का प्रेशर हटा दो, मतलब एक्वेस्टेंशन को रिमूव कर दो, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, बात समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता छोटा सा, मैंने कहा कि जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है ना, या फिर एक गैस को वाटर के सरफेस के ऊपर कलेक्ट किया गया तो उसका प्रेशर था 317 mmHg, 317 mmHg। और क्वेश्चन ने बड़ा बड़ा बताया कि एक्वस टेंशन जो है वो 17 mmHg है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बताओ कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब 17, दैट विल बी इक्वल टू 300 mmHg। कितना आ जाएगा बेटा? 300 mmHg। क्लियर हो गया इतना? अब इस कॉन्सेप्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर क्यों हम ड्राई और मॉइस्ट की बात करते हैं, तो जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा। बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते, यही पढ़ते हैं ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, अगर यही पढ़ते तो आगे बढ़ते। अगर ये प्रेशर मॉइस्ट गैस का होगा तो इधर भी प्रेशर आपको मॉइस्ट गैस का ही रखना पड़ेगा, करेक्ट है। अगर इधर आप प्रेशर ड्राई गैस का लिखते हैं तो इधर भी प्रेशर ड्राई गैस का लिखेंगे, चलेगा। लेकिन एक तरफ मॉइस्ट और एक तरफ ड्राई, ये नहीं चलने वाला। या तो दोनों तरफ प्रेशर मॉइस्ट रहेगा या दोनों तरफ प्रेशर ड्राई गैस का रखेंगे, लेकिन एक तरफ मॉइस्ट और एक तरफ ड्राई नहीं चलेगा। आइडियल गैस इक्वेशन से आप पढ़ते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। या तो दोनों तरफ मॉइस्ट रखो या तो दोनों तरफ ड्राई रखो, एक तरफ मॉइस्ट और एक तरफ ड्राई चलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो ये आपने पढ़ा डॉल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। तो पहले आपने पढ़ा डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ क्या था? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहाँ से पार्शियल प्रेशर का फार्मूला आया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वही जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा। उल्टा बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मोल्स का रेशियो वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो है। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अगर दो गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर हमें पता है और दोनों गैसेस को हमने ज्वाइंट कर दिया, गैसेस को ज्वाइंट किया मतलब दोनों कंटेनर, दोनों वेसल्स या दोनों बलून्स को ज्वाइंट कर दिया, तो टोटल प्रेशर पीटी का फार्मूला आया था P1V1 प्लस P2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, मॉइस्ट गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जिसे हम एक्वेस्टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेस्टेंशन। तो ड्राई गैस का प्रेशर क्या होगा? मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर हटा दो तो क्या आ जाएगा? ड्राई गैस का प्रेशर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, इतनी बात समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। अगर इतनी बात समझे तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर खत्म हो गया। अगले लेक्चर पर मैं इस पर न्यूमेरिकल लूँगा, अभी कुछ और पढ़ाने जा रहा। गौर करो, डॉल्टन्स लॉ पढ़ा, डॉल्टन्स लॉ के दो एप्लीकेशंस पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है बेटा पेलोड। फिजिक्स में आप पेलोड भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पेलोड आता है। पेलोड क्या होता है? पेलोड का दूसरा नाम है लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बलून। लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून। बलून अपने साथ कितना मास लिफ्ट करके उड़ सकता है, बलून अपने साथ मैक्सिमम कितना मास लेके उड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड द लिफ्टिंग कैपेसिटी। अक्सर आपने देखा होगा जो साइड सीन्स होते हैं या जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर बड़ा सा बलून उड़ता है, उसमें लोग चढ़ जाते हैं नीचे, कुछ
बैठने या खड़े होने के लिए जगह रहती है, उसमें लोग खड़े हो जाते हैं और वो लेके चला जाता है। बलून्स उड़ता है, लोग भी उसके साथ उड़ते नीचे खड़े रहते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि पूरे एक देश के लोग उस बलून्स पे चढ़ जाते हैं। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट ही तो बलून्स अपने साथ लेके जा सकता है, तो उसी को पेलोड बोलते हैं। तो व्हाट इज़ पेलोड? पेलोड इज़ द मैक्सिमम वेट। पेलोड क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वेट अ बलून कैन कैरी along with it। कोई बलून अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना मास लेके जा सकता है वही उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और या वही उसका पेलोड कहलाता है। समझा कि नहीं समझा? समझ ओके। अब पेलोड का फार्मूला क्या होता है? तो पेलोड का डायरेक्ट फार्मूला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। समझा कि नहीं समझा? समझा ओके। पेलोड समझते हैं पेलोड क्या है? तो पेलोड इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ, पहले फार्मूला लिखते हैं, एयर डिस्प्लेस्ड, पढ़ो क्या लिखा है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस, ये पार्टीशन नहीं है अभी, मैं आगे तक लिखता, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस इट कंटेन। अब बलून के अंदर गैस होती है, कौन सी गैस आजकल भरते हैं बेटा? हीलियम भरते हैं। पहले कौन सी भरते थे? हाइड्रोजन भरते थे। हाइड्रोजन इन्फ्लामेबल होती है, ज्वलनशील होती है, जलती है। वो वाली जलन नहीं जो तुमको होती है, ये वो दूसरी जलन है। गैस का वेट, जो बलून के अंदर जो गैस भरी उसका वेट, प्लस बलून का खुद का वेट, प्लस वेट ऑफ बलून इटसेल्फ। अब जरा गौर से सुनो, बलून का वेट प्लस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट, मतलब ये हो गया वेट ऑफ फिल्ड बलून। यही फार्मूला है, वेट ऑफ फिल्ड बलून। बात खत्म हो गई। दिस इज द फार्मूला ऑफ पेलोड। दिस इज द फार्मूला ऑफ, किसका फार्मूला बच्चा? पेलोड का फार्मूला। याद करो, व्हाट इज पेलोड? तो पेलोड इज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बलून। बलून अपने साथ मैक्सिमम जितना वेट लेके जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पेलोड। इट्स पेलोड, किसका पेलोड? बलून का पेलोड। मैंने कहा बलून का पेलोड इतना है, तो मतलब उतना मैक्सिमम वेट वो लेके जा सकता अपने साथ। उसके उससे ज़्यादा अगर चले जाओगे तो वो उड़ेगा ही नहीं और तुम्हारे पैसे बर्बाद जाएंगे। तुम सब गधे हो जो इतना पता होने के बाद भी तुम उस पर चढ़ गए, है नहीं तो? ठीक है, चलो पेलोड का फार्मूला, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट प्लस बलून का वेट, बलून का वेट प्लस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट, मतलब वेट ऑफ फिल्ड बलून, वेट ऑफ वेट फिल्ड बलून। याद करो, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस प्लस बलून का वेट प्लस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट, बलून का वेट प्लस उसके अंदर भरी हुई गैस का वेट। फिर से, बलून ने कितना मास डिस्प्लेस किया? किसका? एयर का। बलून ने कितना मास एयर का डिस्प्लेस किया? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई बलून, और भी लिख लो यार, बाई बलून माइनस बलून का वेट प्लस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट। अब आगे समझते हैं ये एक चीज़ निकालते कैसे हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं। जरा इधर आओ, डायमीटर गिवन होगी, अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ। तो वॉल्यूम ऑफ बलून कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ बलून विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बलून का वॉल्यूम आ गया। अब आप सोचो, जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतनी ही उतनी ही वॉल्यूम कि एयर को वो बलून क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा वापस। बलून अपने वॉल्यूम के बराबर, क्या बोला? बलून अपने वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम की एयर को डिस्प्लेस करके आगे बढ़ता जाएगा। एयर को डिस्प्लेस करके आगे, अगर वो एयर को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो खुद वहाँ पे कैसे फिट होगा? तो एयर को डिस्प्लेस करेगा, खुद आगे बढ़ता जाएगा। बोल हाँ या ना? तो कितना एयर को डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बलून विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड आ गया तो उसमें डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी ऑफ एयर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। किसका? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। बात समझ में आया क्या हो रहा है? डायमीटर इज गिवन तो रेडियस आ गया, रेडियस आ गया तो बलून का वॉल्यूम आ गया। जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, तभी बलून आगे बढ़ पाएगा। और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस में एयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली।
अब आते हैं गैस का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन बताओ क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट आर टी। यहाँ से वेट आएगा, क्या आएगा, वेट आएगा, ये वेट है। प्रेशर क्वेश्चन देगा कि बलून के अंदर जो गैस है वो इतने प्रेशर पर है, वॉल्यूम ऑफ बलून निकाल लिए। गैस के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर क्वेश्चन देगा, वॉल्यूम ऑफ बलून तुमने निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ बलून निकाल लिया है। गैस हीलियम है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, आर पता है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि गैस कितने डिग्री सेल्सियस पर है। तो बताओ डब्लू आया कि नहीं आया, वेट ऑफ गैस आया कि नहीं आया, आया। और वेट ऑफ बलून कहाँ से आएगा, अरे बेटा तराजू लो, बलून को तोल लो, तो वेट ऑफ बलून आ गया, वेट ऑफ क्या आ गया, बलून आ गया। समझा कि नहीं समझा, समझा। तो ये भी फाइंड, ये भी फाइंड, ये भी फाइंड। अगर ये सब फाइंड तो हम लोग पे लोड फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, पे लोड। तो एक बार फिर से पे लोड का फार्मूला बताओ, पे लोड इज इक्वल टू weight of air displaced by balloon, weight of air displaced by balloon माइनस बलून का वेट प्लस बलून के अंदर भरी हुई गैस का वेट, मतलब वेट ऑफ फिल्ड बलून। क्लियर। तो इस तरीके से ये निकलेगा, इस तरीके से ये निकलेगा, और ये क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तराजू से तोल के तुमको बता देगा। तुम थोड़ा ना तराजू लेके जाओगे, वो बलून उड़ रहा पीछे पीछे तराजू लेके भाग रहा है, रुको 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 वेट चाहिए, वो क्वेश्चन देगा तुमको। समझ गए इतना, ठीक। तो इस तरीके से हम पेलोड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।